जय हिंद दोस्तों। कल जैसा आपको पता है कि हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया था ऑनलाइन संविधान सभा के ऊपर। बहुत जल्दी में बनाया था कि आप देखते हैं कि आपको पसंद आता है कि नहीं। लेकिन जो आज रिस्पांस हमको मिल गया उस वीडियो से, हमको ये लगा कि हमको आगे आपके लिए कार्य करना चाहिए। आज हम बहुत मोटिवेट होके आ चुके हैं। आपके वीडियो को देख के हम वास्तव में गदगद हैं, और इतने गदगद हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और इसलिए हम आपके लिए आज सिलेबस लेके आए हैं कि हमको आपके लिए करना क्या है, कैसे हम कंप्लीट कराएंगे। आपको पता है जो पेड चैनल वाले होते हैं, एक टॉपिक पढ़ा के सारे टॉपिक खत्म कर देंगे, बीच में उसको नहीं पढ़ाएंगे। वो कहेंगे भैया मेरा कोर्स खरीदो, मेरा कोर्स खरीदो। अब बताओ, गांव में आदमी के पास पैसा नहीं होता है, हर आदमी के पास पैसा नहीं हो, खरीदेगा कहां से पेड कोर्स। वो तो बेचारा नेट उसके पास भराने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो इस शिक्षा की महामारी में, हम महामारी कहते हैं इसको, क्योंकि भारतेंदु जी का एक कथन मुझे याद आ रहा है आज। उन्होंने कहा था, हे शिक्षे तुम्हारा नाश हो जो तुम पैसे हेतु बनी। तो आपको पता है हर जगह बेचा जा रहा है, हर जगह बेचा जा रहा है। तो हम आप वास्तव में आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम निश्चित रूप से आपको एक भी ऐसा टॉपिक पॉलिटी का, राज व्यवस्था का नहीं छोड़ेंगे कि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आ सके। आप ये नहीं कह सकेंगे कि हमका हमारा ये पॉइंट छूटा है या हमारा ये पॉइंट रह गया है। तो आइए हम चर्चा करते हैं सबसे पहले अपने सिलेबस पर। हमारा जो सिलेबस है, अभी संविधान सभा पे चर्चा कर दिए हैं, फिर हम देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। जो पहला टॉपिक हम उठाएंगे कल से, वो है भारतीय संविधान की विशेषताएं। और आपको पता है भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। हमारा संविधान कहीं पे कठोर है, कहीं पे लचीला है, कहीं पे संघीय है, कहीं पे अर्धसंघीय है, एकात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं। तो हमको इस पे चर्चा करनी है, और अगला वीडियो जो आएगा निश्चित रूप से आप भारतीय संविधान की विशेषताओं को पाएंगे और ढंग से पाएंगे, कुछ बचेगा नहीं, आप विश्वास कीजिए। अगला पॉइंट हम जब देखते हैं तो हमको प्रस्तावना दिखती है। इस प्रस्तावना, जिसे हम उद्देशिका कहते हैं, ये वही उद्देशिका है जिस उद्देश्य प्रस्ताव को हमने कल वाले वीडियो में बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था। ये जो प्रस्तावना है, ये संविधान की आत्मा कही जाती है। तो निश्चित रूप से इसके जो शब्द हैं, जैसे प्रस्तावना शुरू होती क्या कहा जाता है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। अब हम भारत के लोग शब्द लिया कहां गया, क्वेश्चन तो यही बना देगा। तो जैसे अमेरिका के संविधान से लिया गया, हम बता सकते हैं उसको। तो इसकी क्या खूबी है, क्या पॉइंट हमको पढ़ना पड़ेगा, कौन से पॉइंट किस संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़े गए हैं, ये संविधान का भाग कब माना गया, किस वाद में इसको नहीं माना गया संविधान का भाग, हम इस पे पूरी चर्चा करेंगे। फिर अगला पॉइंट आता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। जब संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा हम करेंगे तो हम पाते हैं कि जितने भी भारत के राज्य हैं वो संघ क्षेत्र में आएंगे। ऐसा कोई राज्य नहीं छूटेगा आपका, चाहे वो कोई यूटी दिल्ली हो, पुडुचेरी हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे भाषाई आधार पर गठित होने वाला आपका पहला राज्य आंध्र प्रदेश हो, कोई ऐसा पॉइंट इसमें छूट नहीं सकता है। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमको एक नागरिकता मिलती है। नागरिकता वो तमाम पॉइंट है, 1947 से ही नागरिकता के बारे में चर्चा होती है कि पाकिस्तान के बंटवारा के बाद कौन भारत का रह जाएगा, कौन पाकिस्तान का रह जाएगा। उसके बाद भी कई संशोधनों के द्वारा इसमें बताया गया है कि नागरिकता कैसे खोई जाएगी, कैसे पाई जाएगी। तो तमाम पॉइंट होंगे जिससे हम आपकी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो आप सबको पता है मूल अधिकार। मूल अधिकार वह है जिससे आज हम इस देश में, या हम स्वतंत्र हैं, हर जगह घूम सकते हैं, हर जगह टहल सकते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। आप 6 मूल अधिकारों की चर्चा सुन चुके हैं। हम बारीकी से उनका अध्ययन करेंगे कि क्या मूल अधिकार हमारे लिए बेहतर है। और अनुच्छेद 32 की भी चर्चा हम कर देते हैं जब मूल अधिकारों को पढ़ते हैं, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, जिसे अम्बेडकर साहब ने कहा था यही तो हमारे संविधान की आत्मा है। अगली बार चर्चा करने के लिए हमको मिलता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये वही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है जो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, जिसे हमने आयरलैंड के संविधान से ले लिया है। और आपको पता है जो पंचायती राज व्यवस्था है वो आपके नीति निर्देशक सिद्धांतों के ही अंतर्गत आती है। और हम इस पे बाकायदा ऐसी चर्चा करेंगे, आपको लेक्चर के माध्यम से याद करा देंगे, आपको नोट्स बनाने तक की जरूरत नहीं होगी, ऐसा मैं कह रहा हूं।
अगले पॉइंट पे हम आते हैं तो हमको मिलता है मूल कर्तव्य। ये वही मूल कर्तव्य है जिनकी संख्या आज 11 हो गई है। और आपको पता है कि रसिया के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है और संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। ये मूल संविधान में नहीं था, मैं अभी बताना चाह रहा हूं कि मूल संविधान में कहीं भी मौलिक कर्तव्यों की चर्चा नहीं की गई थी। ये बीच में संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़े गए, इसकी भी चर्चा मैं बाकायदा करूंगा। फिर हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, संघीय कार्यपालिका। अभी वही संघीय कार्यपालिका है जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। राष्ट्रपति पद की योग्य कौन होता है, कौन शपथ दिलाता है, उसका वेतन कितना है, उसका भत्ता क्या है, उसका अधिकार क्या है। लोग कहते हैं हमारा राष्ट्रपति हाथी के वो दांत है जो सिर्फ दिखाने वाला है, क्योंकि हाथी के 2 दांत होते, खाने वाला अलग होता है दिखाने। हम इस पे भी चर्चा करेंगे आपसे, क्यों खाने वाला दांत है और वो क्यों दिखाने वाला दांत है। इससे बेहतर फिर हम चलते हैं बेहतरी करने के लिए अगले पद उपराष्ट्रपति। ये भारत का द्वितीय नागरिक होता है, आपको पता है। सेम कंडीशन, इसका भी वेतन, इसका भी भत्ता, इसका भी हमको जानना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। ये हमारी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो इसके बारे में भी चर्चा करना बहुत अनिवार्य होगा। अगले पॉइंट की जब चर्चा करते हैं हम, तो हमको संघीय मंत्रिपरिषद मिलती है। ये वही संघीय मंत्रिपरिषद है जिसके हाथों में पूरे भारत की बागडोर है, जिसका नेतृत्व भारत का प्रधानमंत्री करता है। और सारी शक्ति अगर किसी में निहित है तो हमारे संघीय मंत्रिपरिषद में ही आके एक तरीके से निहित हो जाती है। बाकी तो लिखने पढ़ने को बहुत चीजें मिलती हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। जब हम अगले पॉइंट पे आएंगे तो हमको संसद, ये हमारे देश की कानून निर्मात्री है, ये कानूनों का निर्माण करती है। और कोई देश बिना कानून के चल ही नहीं सकता है। बिना कानून का राज में अव्यवस्था फैल जाती है, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। आप तैमूर लंग के बारे में पढ़े होंगे, जब वो दिल्ली पे आता है तो यहाँ का जो शासक मल्लू खां होता है, यहाँ के राजा आपस में उलझे हुए थे और आक्रांताओं को आक्रमण करने के लिए दिल्ली न्योता दे रही थी कि भैया आइए हमारे यहाँ और आक्रमण कीजिए। तैमूर लंग, आप कल्पना करेंगे, थोड़ा सा मैं बता दूं कि तैमूर लंग ये कल्पना नहीं था, उसने हाथी को देखा नहीं था, उसने केवल सुना था कि मल्लू खां की सेना में बड़े बड़े हाथी हैं और उनके पीठ पे बड़े बड़े सेनापति बैठते हैं जो तीरंदाज होते हैं, मसाल लेके फेंकते हैं, हर चीजें हैं। लेकिन जब वो आता है तो तमाम उसके पास भी आइडियाज थे जिनके माध्यम से दिल्ली में घुस ही जाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो राज्य की कार्यपालिका होती है, वह विधायिका होती है, जिसमें हम राज्य की विधायिका में राज्यपाल सबसे अहम होगा, उस पर चर्चा करेंगे। अगले पॉइंट की जब बात करते हैं तो राज्य का विधानमंडल आता है। ये राज्य का वही विधानमंडल है जो राज्यों की सर्वे सर्वा सरकार है, एक तरीके से आप समझ लीजिए, जिसमें हमारा मुख्यमंत्री आएगा, जिसमें हमारा विधानसभा आएगी, जिसमें हमारा विधान परिषद को हमको पढ़ना पड़ेगा। इन पॉइंटों को पढ़ना है। अगली बात जब हम चर्चा करेंगे, जब टॉपिक लेके आएंगे, तो हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं। ये वही केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी संख्या आज 8 है, कभी घटती थी कभी बढ़ती थी। जब से हमारे पास लद्दाख आए और जम्मू कश्मीर आया, हमारी संख्या 8 तक हो गई है। आपको पता है, हमने कल भी वीडियो में चर्चा की थी, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है दरअसल इन्हीं को कमिश्नरी क्षेत्र कह देते हैं। और कमिश्नरी क्षेत्र है क्या आपको पता है? हमने कल आपको ABCD से बता दिया था कमिश्नरी क्षेत्र क्या होते हैं। फिर हम जब अगले पॉइंट पे बात करेंगे तो आपको पता है स्थानीय स्वशासन, हम स्थानीय सरकार की बात करेंगे, स्थानीय मालिक की बात करेंगे। हमको क्या मिलेगा इसमें? हमको ग्राम पंचायतें मिलेंगी, जिला पंचायतें मिलेंगी, ब्लॉक पंचायतें मिलेंगी, जिसमें हमको बाकायदा फोकस करना है। आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। जब आप UPSSC की परीक्षा देने बैठेंगे वीडियो की, लेखपाल की, तो काफी क्वेश्चन यहीं से उड़ जाते हैं, तो इसको भी महत्वपूर्ण ढंग से हमको देखना पड़ेगा। अगले पॉइंट की जब बात करते हैं तो भारत में न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायपालिका है हमारे यहाँ। हम अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं, इसकी स्वतंत्रता के लिए अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। और हम आपको बता दें कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है ये एक स्वतंत्र निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है, ये किसी के अंडर में काम नहीं करता। इसके बाद इसी के अंतर्गत हम इसकी जो न्याय व्यवस्था है, हाई कोर्ट है, स्थानीय स्तर पे हमारे जो जिला अदालतें हैं, हम उनकी भी चर्चा आपसे जरूर करेंगे। अगले पॉइंट पे जब बात करें हम तो केंद्र और राज्यों के मध्य को संबंध को हमें बहुत जरूरी देखना है। कैसे देखेंगे कि राज्य सूची क्या है, केंद्र सूची क्या है, समवर्ती सूची क्या है, इनमें कौन कानून बनाएगा, किसके पास पावर है, विशिष्ट शक्तियां किसके पास है, और जो GST आएगी उसका बंटवारा कैसे किया जाएगा, विशेष राज्य का दर्जा किसे दिया जाएगा,
हम ये तमाम बातें हैं जो अपने केंद्र और राज्यों के संबंध के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे। आगे जब बढ़ते हैं हम, तो हमको महान्यायवादी मिलता है, जिसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। महान्यायवादी के बारे में बहुत लोगों की भ्रांतियां हैं, जिसे हम अपने चैप्टर के माध्यम से दूर करना चाहेंगे। बहुत लोग महान्यायवादी समझ लेते हैं भारत का सबसे बड़ा न्याय करने वाला व्यक्ति है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। बस हम मोटी मोटा बताएं तो समझ सकते हैं कि भारत सरकार की तरफ से एक वकील होता है जो भारत सरकार के पक्ष को हर जगह रख सकता है। मोटी मोटा बात बता रहे हैं, इस पर पूरी चर्चा करेंगे। आगे जब चलते हैं तो हम निर्वाचन आयोग के बारे में देखते हैं। ये हमारा संवैधानिक निकाय है जो पूरे देश में चुनाव करवाता है। आपका विधानसभा का चुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, करता है। इसमें कितने निर्वाचन अधिकारी बैठते हैं, इसकी स्थापना कब होती है, हम पूरी चर्चा करेंगे। क्योंकि निर्वाचन आयोग एक न्यायालय की तरह भी कार्य करता है। जहां एक प्रशासनिक कार्य करता है, वहां पे एक न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। बात आती है सीएजी की। ये वही कैग जिसे कहते हैं, कैग जिसे हम अपने सरल शब्दों में कहें ना तो भारत का क्लर्क है, भारत का बड़े बाबू है। ये पूरा लेखा जोखा रखता है कि आय वे कहां से आ रहा है, कहां पे जा रहा है। अगले शब्दों में चर्चा करें अगले पॉइंट की, तो हमको संघ लोक सेवा आयोग की बात होती है। बहुत बड़ी चीज है, हर आदमी यहाँ पे जानने के लिए लालायित रहता है। इसमें अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे आईएएस आईपीएस यही निकल के आते हैं। तो बहुत बड़ी चीज है। हम लोगों को तो अभी छोटी मुंह बड़ी बात होगी इसमें ज्यादा चर्चा करना, लेकिन जब टॉपिक आएगी तो मैं इसको पढ़ाऊंगा जरूर आपको। फिर जब आगे चलते हैं, वित्त आयोग मिलता है कि भारत सरकार के लिए जो विभिन्न योजनाएं बनाता है, वित्त आयोग से जो धन जारी किया जाता है, कि संक्षेप में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। यह संवैधानिक संस्था है या स्वायत्त निकाय है, ये कैसा निकाय है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आगे जब बात करते हैं तो आपको टॉपिक मिल जाएगा अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। इन आयोगों के द्वारा हमने अभी कल आपको बताया था कि हमारे संविधान सभा में भी चुनकर आए थे अनुसूचित और जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग। जब ये चुनकर आए तो इनके ऊपर आपको पता है कि बहुत पिछड़े लोग थे, तो इनको तमाम प्रकार से सुविधाएं दी गई है। वो लोकसभा में भी दी गई है, राज्यसभा में दी गई है। तो इनके ऊपर हम बाकायदा चर्चा करेंगे आपसे। ओबीसी आयोग इसी तरह अन्य पिछड़ा आयोग भी है, इसका भी अध्यक्ष होगा कि संक्षेप में है, क्या है संवैधानिक निकाय। सबसे महत्वपूर्ण तो हमें यही जानना है हर चीज के बारे में कि संवैधानिक निकाय है कि नहीं, संविधान में इसका उल्लेख किया गया है कि नहीं किया गया, सबसे महत्वपूर्ण हमको जानना है। फिर मानवाधिकार आयोग है, ना के बराबर रहता है, तमाम घटनाएं घटती हैं, कहीं आंखें मूंदे बैठा रहता है, कहीं पे बोल देता है, लेकिन हमको तो पढ़ना है, हम पढ़ेंगे देखेंगे। फिर आता है महिला आयोग, फिर आता है नीति आयोग। नीति आयोग आपको जानते हैं कि योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग बना दिया गया है, जिसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ये हमारे जो योजना आयोग हमारी संवैधानिक संस्था थी, आज उसी की जगह पे नीति आयोग ला दिया गया है। और इसके बाद तमाम ऐसे पाठ मिलेंगे आपको, पाठ्यक्रम मिलेगा इसका। जैसे हमारी विभिन्न प्रकार की एजेंसियां हैं, सीबीआई है, एनआईए है, हम हर चीज पे आप बारीकी से चर्चा करेंगे। और जब इसके बाद हम इन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे केवल अपने लेक्चरों के माध्यम से, तो आप कभी असहज नहीं महसूस करेंगे आप किसी परीक्षा में बैठने के लिए। और मैं आपको और बता दूं, कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है, वनडे एग्जाम नहीं है, चाहे वो पीसीएस है, चाहे लोअर पीसीएस है, चाहे यूपीएसएससी है, हर जगह आपको राज्य व्यवस्था से जुड़े क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। आप सोच के देखिए, अगर आप परीक्षा दिए हैं तो कोई ऐसी परीक्षा नहीं है कि जहां आपको ये नहीं मिलता है। लेकिन बस आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग ये जो आप YouTube के माध्यम से पढ़ते हैं, तो इसमें बहुत अच्छी प्रेरक बातें भी आती हैं। तो हमारे सबसे एक प्रिय कवि साहब है कुमार विश्वास साहब। तो कुमार विश्वास साहब की एक लाइन है, वो बहुत मोटिवेट करती है। देखो, दुनिया में दो चीजें होती हैं, दो तरीके से लिया जाता है, आप उसको किस तरीके से लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उनकी जो लाइनें हैं, मैं आपको थोड़ा सा 2 लाइनें सुनाना चाहता हूं कुमार विश्वास साहब की। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। हम यही कहना चाहते हैं, हमारी बेचैनी क्या है ये हमारे घर वाले समझे, हम समझे, अपनी किताबों से जुड़े रहें। जब तक ये बेचैनी नहीं आएगी, जब तक घर वाले कहेंगे नहीं भैया सो जाओ अन्यथा पागल हो जाओगे,
तब तक कोई भी भला नहीं होने वाला, किसी परीक्षा को निकालने में हम असमर्थ होंगे। लेकिन अगर घर वाले कहते हैं भैया तू कब पढ़ेगा, तो आप समझ लो कि अभी हम बहुत पीछे हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अगली क्लास में आपको जरूर मिलूंगा, और जिसका टॉपिक होगा भारतीय संविधान की विशेषताएं। और मैं बता दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक तरफ से आपका इसका अध्ययन कराऊंगा बाकायदा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद।